सेंट्रल हॉल के अंदर सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान है बाबा साहेब की वो तस्वीर है। सपनों में सबसे बड़ा सपना यही है कि कैसे हमारे समाज के लोगों को देश में बराबरी का हक अधिकार है। सबसे पहले तो अपने मन से हम लोग को इस बात को हटाने की जरूरत है कि अनुसूचित जाति से आने वाला कोई भी व्यक्ति कमजोर है। आज देश का दुनिया का कोई आदमी नहीं है जिससे चिराग पासवान आग से आग लगाकर बात ना करे। ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। हम लोगों को जाति से उठकर जमात की बात करने की जरूरत है। जिस संविधान की शपथ खाकर मैं उस संसद में जाता हूँ, उसी संविधान के रचयिता, उसी संविधान के निर्माता की तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं हो, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। आज भी हम लोगों को ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर अपनी बारात निकालने के लिए सुरक्षा की मांग करता। मैं शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। कितने भी सक्षम हो, शिक्षा की बात करें तो बाबा साहब से पढ़ा लिखा और कौन, कितनी डिग्रियां थी इनके पास, नाम लेते लेते पढ़ना खत्म हो जाता, उसके बावजूद भी ये भेदभाव उनके साथ हुआ। और आज भी अगर आप सामाजिक तौर पर बोले तो एक मुख्यमंत्री का पद से बड़ा और कौन सा पद, अगर तब उनके साथ भेदभाव हो तो ये दर्शाता है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता समाज में भेदभाव की, और जब तक इस सोच को पूर्ण रूप में कोई समाप्त नहीं करता तब तक जो लोग ये बात करते हैं, इस सोच तक का हम लोगों को मजबूती से विरोध करने की जरूरत है, जो हम लोगों में बंटवारे की भावना लेकर आने का प्रयास करते। और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया है। साथियों, मुझे आप लोगों को ये कहने बताने की जरूरत नहीं है, ये वादा मेरा मेरे समाज के लोगों के साथ है, और उससे बड़ा ये वादा मेरा मेरे पिता के साथ है, जिनको मैंने ये वादा दिया है कि उनके हर अधूरे सपने को उनका बेटा पूरा करेगा। ये वादा मैं उनका नहीं, और उनके सपनों में सबसे बड़ा सपना यही है कि कैसे हमारे समाज के लोगों को देश में बराबरी का हक अधिकार है, बिना किसी भेदभाव की भावना के साथ वो सर उठाकर गर्व से आंख में आंख मिलाकर दुनिया का सामना कर सके। इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, और वो सोच हम ही से शुरू हुई। सबसे पहले तो अपने मन से हम लोग को इस बात को हटाने की जरूरत है कि अनुसूचित जाति से आने वाला कोई भी व्यक्ति कमजोर है। हमने इतनी ताकत है कि देश को दुनिया से आवाम से आप मिलाकर बात कर सकते हैं। आज चिराग पासवान कौन है भैया? आप ही लोगों में से आया हुआ एक लड़का। आज देश का दुनिया का कोई आदमी नहीं है जिससे चिराग पासवान आग से आग लगाकर बात ना करे। दुनिया में कोई ऐसे देश नहीं है जहां पर चिराग पासवान जाकर अपनी बातों को
चिराग पासवान को समाप्त कर लेना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि भैया ये लड़का क्यों इतना बोल रहा है, जिनको नहीं पसंद आता कि ये अपने समाज का हाथ पकड़कर क्यों आगे लेकर जा रहा है, जिनको नहीं पसंद आता कि अपने पिता के जाने के बाद उनकी सोच को क्यों आगे बढ़ाने का काम करे, और वो मानसिकता वाले लोग चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, चिराग पासवान को तोड़ने का प्रयास करते हैं। पर आज बोला आप लोग के सामने इस बात को कहूंगा कि जो लोग सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, घबरा जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ, जितनी ताकत आपको नहीं आएगी। मेरा समर्पण समाज के उस वर्ग के प्रति है जो आजादी के 75 साल के बाद भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया। मेरा समर्पण समाज के हर उस व्यक्ति के प्रति है जो आज भी पलायन का शिकार होता है, दूसरे देश दूसरे प्रदेश जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए। मेरा समर्पण आज भी हर उस महिला और उस बुजुर्ग के प्रति है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे राज्य जाते हैं, हर उस महिला के प्रति है जिसका शोषण, जिसके साथ दुष्कर्म सिर्फ इस सोच के साथ किया जाता है कि वो फलाना जाति से आते हैं। और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें शामिल हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कई बार न्यायालय के द्वारा भी ऐसी टिप्पणी कर दी जाती है जो हम लोगों को बांटने की दिशा में लेकर जाने का प्रयास करती है। साथियों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यह आग्रह करने आया हूं आप लोगों से कि समाज में एकजुटता का होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को जाति से उठकर जमात की बात करने की जरूरत है, और जब तक हम लोग पूरी जमात की बात नहीं करेंगे, लोग षड्यंत्र रचकर हम लोगों को एक दूसरे से बांटते रहेंगे, और जब हम ही लोगों में एकता नहीं रहेगी तो फिर काहे के हमारे हक, काहे का हमारा अधिकार, उसको चुटकी बजाते ये लोग छीनने का काम करें। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने किसी जाति की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, पूरी जमात को उन्होंने एक साथ लेकर आगे बढ़ने का उन्होंने काम किया। आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बड़े बड़े हमारे आदर्श, हमारे नेताओं के ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिनको कई राजनीतिक दलों ने जो दशकों तक आजादी के बाद सत्ता में रहने का काम किया, उन्होंने कभी बाबा साहेब को पूछना तक जरूरी नहीं समझा। आज अपने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से, अपने राजनीतिक लालच की सोच से आज बाबा साहेब का नाम लेते ये लोग नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस जैसी पार्टियों से, जो आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, अनुसूचित जाति, दलितों की बात करते ये लोग नहीं थक रहे, तो भैया क्यों डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की एक तस्वीर तक इन्होंने भारत की संसद में लगाना जरूरी नहीं समझा? 47 में भारत आजाद हुआ और 89 तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की एक प्रतिमा तक, एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। आज मैं तीसरी बार का सांसद हूं, जिस संविधान की शपथ खाकर मैं उस संसद में जाता हूं, उसी संविधान के रचयिता, उसी संविधान के निर्माता की तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं हो, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। पर यह हकीकत रहा। एक परिवार के 3-3 सदस्यों की, 3-3 पीढ़ी की, कांग्रेस पार्टी से आने वाले उनके नेताओं के 3-3 पीढ़ियों की तस्वीर
पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने का काम किया, जिन्होंने हम लोगों को हक अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया, उनकी तस्वीर भी नहीं। और ये लोग बात करेंगे, ये लोग बात करेंगे दलितों को, ये लोग बात करेंगे अनुसूचित जाति की, ये लोग बात करेंगे हम लोग के हक अधिकार सम्मान दिलाने की। देश में अगर किसी नेता ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम किया, उनका तैल चित्र भारत की संसद में लगाने का काम किया, वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी। वीपी सिंह जी की वो सरकार 89 में, वीपी सिंह जी की वो सरकार जिसमें पहली बार मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी केंद्र सरकार में मंत्री बने, श्रम एवं कल्याण विभाग की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। और उस वक्त का ये विभाग बहुत बड़ा विभाग होता था। आज इस विभाग को 6-7 छोटे छोटे विभागों में बांट दिया गया। सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को आज की तारीख में उसमें से बाल, महिला, ये सब अलग कर दिया गया। उस वक्त ये तमाम मंत्रालय 6-7 मिनिस्ट्रियां मिलकर एक बड़ा मंत्रालय होता। उस वक्त पहली बार हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की ये देन है कि उन्होंने भारत के सेंट्रल हॉल में, और जब उन्होंने इस प्रस्ताव को सामने रखा, तो इन्हीं लोगों ने, ये विपक्ष में जो लोग आज बैठे हैं, इन लोगों ने इस बात को कहा कि भैया यहाँ पे जगह नहीं है। उस वक्त हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कांग्रेस के नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि जगह दिल में होनी चाहिए, अगर दिल में जगह है तो दिमाग में अपने आप होना चाहिए। और आज भारत की संसद में सेंट्रल हॉल के अंदर सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान पर बाबा साहेब की वो तस्वीर है। ये जानकारी आप लोग के साथ सिर्फ इस उद्देश्य से साझा कर रहा हूं ताकि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सही मायनों में हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे समाज को सम्मान दिलाने के लिए किसने लड़ाई लड़ी, और कौन आके यहाँ पे घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहा है, झूठी बातें करने का काम कर रहा है। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। 14 अप्रैल को बाबा साहेब की हम लोग जयंती मनाने का काम करते हैं। उनके जयंती दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, आज बहुत आसान है कई ऐसे राजनीतिक दलों के बात पर आकर बाबा साहेब की जयंती मनाना, बाबा साहेब का नाम लेना, उनके नाम पर हम लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करना, जबकि हकीकत है कि एक लंबे समय तक बाबा साहेब को आजादी के बाद की सरकारों ने पूछना तक जरूरी नहीं समझा। आज हमारे नेता की वजह से न सिर्फ बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया, बल्कि उनके जितने तीर्थ स्थल हैं, ऐसी जगहें जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ हो, मऊ हो या लंदन तक, जहां पर जाकर उन्होंने तालीम शिक्षा हासिल करने का काम किया, इन तमाम स्थानों को चिन्हित कर उसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलवाकर उनको विकसित करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, आज ये जानकारी आप लोग के साथ साझा कर आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता कि मेरे नेता, मेरे पिता ने पूरा जीवन समर्पित किया ताकि हम लोगों की आने वाली पीढ़ी को उस भेदभाव से गुजरना ना पड़े जिस भेदभाव का शिकार मेरे पिताजी की पीढ़ी के लोग, मेरी पीढ़ी के लोग हुए हैं, आप लोगों की पीढ़ी के लोग हो। नहीं तो याद कीजिए, समय का एक कालखंड वैसा भी था, एक दौर ऐसा भी था जब अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था, उनकी कमर पर झाड़ू बांधा जाता था, गले में घंटी लगाई जाती थी कि अगर गांव में ये लोग आए तो खिड़की दरवाजे बंद कर लें। छूना तो बहुत दूर की बात है, देखना तक पाप माना जाता है। उस परिस्थितियों से जूझते हुए हमारे नेता, हमारे पूर्वज हम लोग को यहां तक लेकर आए। पर अब
इसको एक अंतिम पड़ाव तक हम लोगों को लेकर जाना है। आज भी अफसोस इस बात का होता है कि ये भेदभाव गाहे बगाहे आज भी हम लोग को अनुभव करना पड़ता। गांव की परिस्थितियां तो भूल ही जाए, जिसमें हम लोग को आए दिन ऐसी भेदभाव वाली सोच का सामना करना पड़ता है। बड़े स्तर कई ऐसे मुख्यमंत्री उदाहरण रहे, हम लोगों के राज्य के भी मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाने का काम किया। आज भी हम लोगों को ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर अपनी बारात निकालने के लिए सुरक्षा की मांग करते हैं। आज भी समाज में ऐसे उदाहरण हैं जहां पर एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में जाने से रोका जाता है। आज भी हम लोग उस भेदभाव का शिकार हो, और उसके बाद समाज में कुछ लोग हम लोगों को बांटने की बात करते हैं। बात की जाती है क्रीमी लेयर को लाने की, बात की जाती है हम लोगों को जातियों में बांटने की, जबकि आज की तारीख में भी पहले तो हम लोग को ये बात समझनी जरूरी है कि क्या है अनुसूचित जाति, कौन है अनुसूचित जाति में आने वाले लोग। कई बार कुछ लोग जो टिप्पणी कर देते हैं कि इनको क्रीमी लेयर में ले आना चाहिए। हम लोगों के साथ भेदभाव का आधार शैक्षणिक या आर्थिक नहीं रहा, ये समझने की जरूरत है हम लोग। और कुछ लोग जो नए नए आए हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि हम लोग किस संघर्ष के दौर से गुजरे हैं, ये उन लोगों को जानने की जरूरत है कि कौन है ये अनुसूचित जाति के लोग, क्या है ये शेड्यूल कास्ट। ये वो जातियां हैं जिनको संविधान में शेड्यूल किया गया, जिनको लिस्ट किया गया, जिनके नाम लिखे गए इन जातियों के हमारे संविधान में, जो कभी ना कभी समय के किसी न किसी दौर में छुआछूत का शिकार रहे, अनटचेबिलिटी का शिकार रहे, जिनको देखना छूना पाप माना जाता है। उन जातियों को चिन्हित कर हमारे संविधान में अंकित किया गया और इन जातियों को अनुसूचित जाति कहलाया। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति भी है, जिनमें ऐसी जातियों के नाम को जोड़ा गया जिनकी वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन जनजातीय ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक जिनके रहे, जिनका अलग बोलना, अलग रहना, अलग परंपराएं, अलग भाषाएं रही हो, उनको जनजाति में उनको डाला गया। पर जिनको अनुसूचित जाति में डाला गया उनका आधार सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रही। तो जो लोग कभी ना कभी क्रीमी लेयर का जिक्र करते हैं, वो लोग बताए ना कि अनुसूचित जाति में कौन सी ऐसी जाति है जो आज की तारीख में भी छुआछूत की शिकार नहीं होती हो। कौन सी ऐसी जाति है जो आज कहीं पर भी चली जाए और उसको समानता का अधिकार मिलता हो।